Good afternoon, everyone. In earlier video, we have discussed different two groups, Bolshevik and Menshevik. Okay, Bolshevik group led by Lenin and this हमने देखा कि जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी थी वो टू ग्रुप्स में डिवाइड हो गई थी. किस किस में? बोल्शेविक और मेनेशविक में. बोल्शेविक ग्रुप के लीडर थे लेनिन, व्लादिमीर लेनिन. उनका मानना था कि जो भी मेंबर बनेंगे पार्टी के वो डिसिप्लिन होने चाहिए, कंट्रोल होने चाहिए और क्वालिटेटिव होने चाहिए. उसके अगेंस्ट एक मतलब जो बनी वो थी मेनेशविक ग्रुप. मेनेशविक ग्रुप के जो लीडर थे उनका मानना ये था कि जो भी लीडर मेंबर होंगे वो सभी मतलब उसके लिए कोई इस तरह की कोई क्वालिटेटिव उसकी नीड नहीं है, बल्कि सभी के लिए, जैसे जर्मनी में सभी के लिए सभी पार्टी के मेंबर बन सकते थे, इसी तरह से यहाँ भी पार्टी के मेंबर वो बन सकते हैं. ठीक है, तो ये डिफरेंट टू सोशल आइडियोलॉजी डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड हो गई थी. ठीक है, अब हम आगे इस वीडियो में लेक्चर में रीड करेंगे अ टर्बुलेंट टाइम. टर्बुलेंट टाइम का मतलब एक ऐसा टाइम पीरियड जिस टाइम पीरियड पर बहुत ज़्यादा उथल पुथल हुई, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंजेस होने का स्टार्टिंग हुई. तो वो टाइम पीरियड द 1905 रिवोल्यूशन. जब 1905 का रिवोल्यूशन हुआ तो किस तरह से उस टाइम पीरियड को क्यों टर्बुलेंट टाइम कहा गया, मतलब उथल पुथल का, अशांत टाइम, अनस्टेबल टाइम, उसको क्यों कॉल किया गया, तो यही हम रीड करेंगे. ओके. In the beginning of 20th century, Russia was still an autocracy and the Tsar was not subject to parliament. देखिए, 20th सेंचुरी के बिगनिंग में, स्टार्टिंग में रशिया जो है अभी भी ऑटोक्रेसी गवर्नमेंट मीन्स जार जो रूलर थे वहाँ के, अभी भी जार ही ऑटोक्रेसी गवर्नमेंट के रूलर थे. ठीक है, ऑटोक्रेसी का मतलब जो रूलर है वो किसी भी पार्लियामेंट जैसे सब्जेक्ट पर इम्पोर्टेंस नहीं देता उसे, या कोई वर्कआउट नहीं करता. लोगों, पार्लियामेंट क्या है, लोगों से रिलेटेड होती है, मतलब पार्लियामेंट की फॉर्मेशन पीपल्स के इलेक्टेड लीडर के थ्रू होती है उसकी फॉर्मेशन. ठीक है, और जब पार्लियामेंट लोगों के थ्रू इलेक्ट किए हुए लीडर से बनेगी तो कहीं ना कहीं वो लीडर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, लोगों के लिए. तो इसीलिए जार जो है पार्लियामेंट गवर्नमेंट के बारे में कोई भी उनका विचार नहीं था कि वो रशिया के अंदर पार्लियामेंट गवर्नमेंट लेकर आएँ. वो सिर्फ एक ऑटोक्रेसी गवर्नमेंट को ही अपना कंटिन्यू रखना चाहते थे. ठीक है, उनका ये मानना था कि मेरे जो रूल रेगुलेशन है उसके अगेंस्ट कोई जाने की कोशिश ना करे, और जैसे मैं चल रहा अपने अकॉर्डिंग पूरी कंट्री को चलाना चाहता हूँ वैसे ही वो चलती रहे. ठीक है. ड्यूरिंग द रिवोल्यूशन ऑफ 1905 सोशल डेमोक्रेट्स एंड socialist revolutionaries work with the peasant and workers to demand a constitution. अब देखिए, कुछ इस रिवोल्यूशन के टाइम पीरियड पर, 1905 के रिवोल्यूशन के टाइम पीरियड पर जो सोशल डेमोक्रेट्स थे, ठीक है, एंड सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी, ये सोशल डेमोक्रेट्स और सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी, ये सभी, ये दोनों ही एसोसिएशंस के लीडर या दोनों ही पार्टीज़ के जो मेंबर्स थे, पीसेंट और वर्कर्स, इन दोनों की हेल्प के लिए दोनों पार्टीज़ की फॉर्मेशन हुई थी. और ये दोनों ही पार्टीज़ जो हैं लोगों का, वर्कर्स और पीसेंट का साथ देती हैं कि उनकी जो डिमांड थी कॉन्स्टिट्यूशन की, कि ये सभी किसकी डिमांड कर रहे थे, अपने एक नए कॉन्स्टिट्यूशन की, जिसके अकॉर्डिंग पार्लियामेंट की टाइप की गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की जा सके. और इस तरह की अगर गवर्नमेंट होगी तो लोगों को राइट्स मिल सकते हैं. तो इसीलिए ये अब पीसेंट और वर्कर मिलकर अपनी पार्टीज़ के साथ कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड कर रहे थे. दे वर सपोर्टेड इन द एम्पायर बाय नेशनलिस्ट. ये जो ग्रुप थे, सोशल डेमोक्रेटिक्स पार्टी और सोशल रिवोल्यूशनरी जो पार्टी थी, उन्हें नेशनलिस्ट ने भी सपोर्ट किया. पोलैंड में जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने भी सपोर्ट किया, और जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया थे जहाँ पर जैदिदिस्ट रहते थे, तो उन्होंने उन प्लेसेस के जो मुस्लिम पीपल थे उन्होंने भी इन
पार्टीज़ के को सपोर्ट किया। किन पार्टीज़ को? सोशल डेमोक्रेट्स और सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टीज़ को। क्यों? क्योंकि ये भी मॉडर्नाइज इस्लाम को इंट्रोड्यूस करना चाहते थे सोसाइटी में। ओके, नेक्स्ट आता है अब बैड टाइम फॉर रशियन वर्कर्स। अब ये जो टाइम पीरियड था 1904 का, ये रशियन वर्कर के लिए सबसे बैड टाइम था, सबसे बुरा टाइम पीरियड था। तो क्यों था? क्या रीज़न था इसका? कोई तो रीज़न रहा होगा ना इसके पीछे। तो द ईयर 1904 वाज बैड फॉर रशियन वर्कर बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन प्राइजेज ऑफ एसेंशियल गुड्स। तो क्या रीज़न था? क्योंकि जो एसेंशियल गुड्स मतलब जो ज़रूरी चीज़ें थी, ठीक है, जिनके बिना लोग जी ही नहीं सकते, तो ऐसी चीज़ों के लिए, ऐसी चीज़ों के जो प्राइसेस थे, दाम थे, वो बढ़ा दिए गए थे देन द रियल वेजेस की कंपैरिजन में, ठीक है, डिक्लाइन बाय 20%। अब देखिए जो रियल वेजेस था, अब वो 20% कैसे डिक्रीज मतलब हो गया, कैसे डिक्लाइन हो गया, कैसे नीचे गिर गया। देखिए जो भी एसेंशियल गुड्स थी उनके प्राइसेस बढ़ गए, रियल वेजेस जो वेजेस उनको मिल रहा था वो उतना ही मिल रहा था, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन चीज़ों के दाम, मान लीजिए वो स्टार्टिंग में उनको जो वेजेस मिल रहा था वो 10,000 मिल रहा था, ठीक है, 10,000 मिल रहा था। ओके, लेकिन पहले क्या था, 10,000 में वो 10,000 में से 8,000 में वो अपनी जो एसेंशियल गुड्स थे उनको ख़रीद लेते थे और 2,000 अपनी अनदर किसी और चीज़ों पर भी खर्च कर लेते थे। लेकिन अब स्थिति क्या हो चुकी थी कि जो उनको वेजेस मिल रहा था, वेजेस तो उनको वो 10,000 ही मिल रहा था, लेकिन 10,000 में पहले क्या था, 8,000, 10 में से 8,000 में वो अपनी सारी चीज़ें परचेज़ कर लेते थे और कुछ बचा भी लेते थे। लेकिन अब क्या स्थिति हो गई थी कि जो वेजेस जो उन्हें मिल रहा था 10,000, उसमें उनकी ये जो इसेंशियल गुड्स थी वो भी नहीं खरीद पा रहे थे। क्यों? क्योंकि प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए। तो इसीलिए इतने ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए कि 20% के नियर अबाउट उनका वेजेस जो है गिर गया। मतलब उनके वेजेस की जो वैल्यू है वो 20% के नियर अबाउट नीचे चली गई, ठीक है। द मेंबरशिप ऑफ वर्कर्स एसोसिएशन आर रोज ड्रामेटिकली। अब देखिए जो वर्कर्स, मेंबरशिप ऑफ वर्कर्स, अब ये सभी चीज़ें देखकर जो वर्कर्स थे, वर्कर्स ने जो अपनी एसोसिएशन बनाई हुई थी, अपने जो ग्रुप बनाए हुए थे, यूनियन जो बनाई हुई थी, अब वो उनमें मेंबर्स की जो स्ट्रेंथ थी वो धीरे धीरे बढ़ने लगी। क्यों बढ़ने लगी? सभी मतलब कहीं ना कहीं भाई, अब जब किसी को अपनी एसेंशियल गुड्स ही नहीं मिलेंगी जिनके बेसिस पर वो जी सकता है, लाइफ आगे कंटिन्यू कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है, अगर उन्हें सर्वाइवल थिंग्स ही नहीं मिल पाएंगी तो वो अपने आप को आगे कैसे बचा पाएगा और कैसे अपना डेवलपमेंट कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं लोगों का गुस्सा जो था वो जायज़ था और लोगों ने, वर्कर्स ने, एक तो वर्कर्स की कंडीशन पहले हमने देखा था बहुत ही पुअर थी और साथ में महंगाई भी बढ़ गई। अब ये सभी चीज़ें मिलकर इन्होंने तो मतलब लाना ही था, वर्कर्स को रिवोल्यूशन करना ही था, ठीक है। व्हेन 4 मेंबर्स ऑफ द असेंबली ऑफ रशियन वर्कर, लेकिन अब आगे स्थिति और भी ज़्यादा कैसी हो गई, लोगों को मजबूर कर दिया आगे की सिचुएशन ने रिवोल्यूशन करने के लिए। क्यों? क्योंकि जो असेंबली ऑफ रशियन वर्कर की जो असेंबली थी, ठीक है, उसमें से 4 मेंबर्स को, जो असेंबली ऑफ रशियन वर्कर थी ये कब बनी थी? 1904 में। इस रशियन वर्कर की असेंबली से 4 मेंबर्स को डिसमिस कर दिया गया। कहाँ पर? एट द पुतिलोव आयरन वर्क्स। पुतिलोव आयरन वर्क्स एक इंडस्ट्रीज थी जहाँ से इन 4 वर्कर्स को डिसमिस कर दिया गया, हटा दिया गया, जिससे और भी ज़्यादा वर्कर को गुस्सा आया और थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स, मतलब हज़ारों वर्कर्स ने मिलकर स्ट्राइक कर दी इसके अगेंस्ट, ठीक है। किसके अगेंस्ट? जो प्रेजेंट गवर्नमेंट थी। और प्रेजेंट गवर्नमेंट कौन थी? जार गवर्नमेंट थी, मोनार्की गवर्नमेंट थी, ठीक है। दे डिमांडेड अ रिडक्शन इन द वर्किंग आवर्स। अब जो ये वर्कर्स थे इन्होंने स्ट्राइक की, क्यों की? क्योंकि ये अपनी एक तो वर्किंग आवर्स को रिडक्ट कराना चाहते थे, रिड्यूस कराना चाहते थे, कम कराना चाहते थे, और कम कराकर वो उसे 8 आवर कराना चाहते थे, ठीक है। एंड इंक्रीज़ इन वेजेस, और चाहते थे कि उनका जो वेजेस है वो इंक्रीज़ कर दिया जाए और जो वर्किंग कंडीशन है उनकी उसको भी इम्प्रूव कर दिया जाए। जैसा कि उन्हें पहले आपने देखा था शिफ्ट में उन्हें सोना पड़ता था 6 आवर्स के लिए,
और वो अपनी फैमिली मेम्बर्स को भी अपने साथ नहीं रख सकते थे और बहुत ही एक बहुत ही भीड़ वाले एरिया में उन्हें रहना पड़ता था, जहाँ पर बहुत पास में, और उन्हें सैनिटेशन से रिलेटेड जो फैसिलिटी हैं वो भी नहीं मिली हुई थी। ओके, नेक्स्ट आता है द इंसिडेंट ऑफ ब्लडी संडे। अब देखिए आगे हम ये जो इंसिडेंट हुआ, ये जो घटना हुई, इसे ब्लडी संडे कॉल क्यों किया गया, क्या रीज़न है इसके पीछे। इन 1905 ऑन वन संडे, 1905 में एक संडे के दिन द प्रोसेशन ऑफ वर्कर्स लेड बाय फादर गैपोन रीच द विंटर पैलेस ऑफ द जार इन ऑर्डर टू प्रेजेंट ए पिटिशन। अब देखिए जो वर्कर्स की एक एसोसिएशन थी, ठीक है, वर्कर्स ने अपना एक प्रोसेशन मतलब एक जत्था, एक जुलूस निकाला, ठीक है, और उसको लीड कौन कर रहे थे, फादर गैपोन, ठीक है। अब ये फादर गैपोन उस वर्कर्स के प्रोसेशन को लीड कर रहे थे और ये सभी वर्कर्स के साथ कहाँ पहुँचते हैं, विंटर पैलेस में। अब विंटर पैलेस क्या था, जो मोनार्क था, जार निकोलस, उसका महल था, ठीक है, जार निकोलस के महल को विंटर पैलेस कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर ये किस लिए पहुँचे, अपनी डिमांड को पूरा कराने के लिए, कि वर्कर्स की जो डिमांड थी, वर्कर्स की क्या डिमांड थी, वर्किंग आवर्स को कम करना, वेजेस को इंक्रीज़ करना, ठीक है, और उनकी जो वर्किंग कंडीशन थी उसको इम्प्रूव करना। अब देखिए यहाँ पर मानते हैं कि राजा जो है, आप सोचोगे वही कि वर्कर जो है वो तो इंडस्ट्रीज़ में वर्क करते थे, तो वर्कर्स जो है अपने इंडस्ट्रीज़ ओनर के पास पहुंचने के बजाय राजा के पास क्यों पहुंच गए। अब देखिए राजा के पास पहुंचने का इनका मेन मोटिव क्या है, उस टाइम पीरियड पर कोई पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट तो थी नहीं। अब ये राजा से यही चाहते थे कि या तो राजा जो है इनके ऊपर कुछ कंट्रोल करे, जो इंडस्ट्रीज़ ओनर है, या और उनके वर्कर्स की जो लाइफ कंडीशंस हैं उन्हें इम्प्रूव कराने में उनकी हेल्प करें, या फिर जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है उसको फॉर्म्ड करें, ताकि लोगों को उस पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के थ्रू जस्टिस मिल सके और उनको उनके राइट्स की जो भी वो डिमांड कर रहे हैं वो मिल सकें, ठीक है। लेकिन देखिए वो वहाँ पर अपनी पिटिशन मतलब अपनी दया, अपनी बातों को रखने के लिए वहाँ पहुँचे थे, बिना किसी लड़ाई झगड़े के या बिना किसी हथियारों के, ठीक है। लेकिन बट दे वर अटैक्ड बाय पुलिस एंड कोसेक्स, लेकिन वहाँ पर पुलिस और कोसेक्स के थ्रू उन पर अटैक करवा दिया गया। और ये अटैक किसने करवाया, जार ने, जार निकोलस ने, ठीक है। कोसेक्स क्या होता है, कैवेलरी, जो आर्मी मिलिट्री होती है उसे कोसेक्स कॉल किया जाता है। जार के टाइम पीरियड पर जो कैवेलरी मिलिट्री आर्मी थी उसे कोसेक्स कॉल किया जाता था। इन दिस इंसिडेंट, ठीक है, मैनी वर्कर्स वर किल्ड एंड वाउंडेड। अब इसी इंसिडेंट में क्या हुआ कि बहुत सारे वर्कर्स जो है वो मर गए और कुछ वर्कर उसमें जख्मी भी हो गए। दिस इंसिडेंट इज़ कॉल्ड ब्लडी संडे। इसीलिए ये संडे जो है, मतलब ये जो इंसिडेंट हुआ था ये संडे को हुआ और इसमें इतना सारे लोगों का जो है मतलब हत्या कर दी गई, इसीलिए इसको ब्लडी संडे कॉल किया गया। इट स्टार्टेड अ सीरीज ऑफ इवेंट्स। यहाँ से 1905 जो रिवोल्यूशन हुआ उसके जो इवेंट्स थे, इवेंट्स का मतलब जो घटनाएं घटी, ठीक है, जिनके मतलब 1905 में जो रिवोल्यूशन आया, एकदम से थोड़ी ना रिवोल्यूशन आ जाता है, कोई ना कोई तो पीछे इवेंट्स मतलब कोई ना कोई तो कारण रहते हैं ना उनके पीछे रिवोल्यूशन होने के या रिवोल्यूशन आने के। जैसे कि फ्रेंच रिवोल्यूशन में, फ्रांस में रिवोल्यूशन हुआ तो उसका भी तो कारण था ना, टैक्स ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिए थे, अब सारा टैक्स का बर्डन थर्ड स्टेट पर था। तो इसी तरह से वर्कर्स की जो लाइफ कंडीशन थी वो बहुत ही मिसरेबल थी, ठीक है, और पीसेंट्स की भी जो लाइफ कंडीशन थी वो बहुत ही मिसरेबल थी, जिसकी वजह से अब रिवोल्यूशन स्टार्ट हो गया। तो उनमें से ही एक ये उस रिवोल्यूशन सीरीज़ के अंदर से जो ये इवेंट्स हैं उन्हीं में से एक ये इवेंट था। अब देखिए आगे जो इवेंट्स धीरे धीरे स्टार्ट हुए, धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट था, जो रिवॉल्ट था, विद्रोह था, सभी जगह पहुंचने लगा। ट्रेंड ऑफ स्ट्राइक्स स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। पूरी कंट्री के अंदर पूरी हर जगह स्ट्राइक्स कर दी वर्कर्स ने, ठीक है। और जो और पर्सन थे वर्कर्स के अलावा, वर्कर पीसेंट्स के अलावा जो अनदर पर्सन थे उन्होंने भी स्ट्राइक्स कर दी। यूनिवर्सिटीज़ क्लोज डाउन, यूनिवर्सिटीज़ तक भी बंद कर दी गई, क्योंकि जो स्टूडेंट्स थे वहाँ पढ़ने वाले
उन्होंने बॉडी स्टेज वर्कआउट्स, उन्होंने कंप्लेनिंग अबाउट द लैक ऑफ सिविल लिबर्टीज। स्टूडेंट्स ने कहा कि नागरिकों को स्वतंत्रता जैसे अधिकार अगर उन्हें नहीं मिले हुए, उनकी अगर कमी है तो उनकी कमी में वो कैसे अपना ग्रोथ कर पाएंगे। तो इन्होंने भी यही डिमांड की कि सिविल लिबर्टीज़ लोगों के लिए ज़रूरी है, और इसी को फेवर करते हुए उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ को बंद कर दिया। ठीक है। डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर्स एंड अदर मिडिल क्लास वर्कर also established the union of unions and demanded a constituent assembly। अब मैंने जैसा कि आपको बताया था कि वर्कर के अलावा अनदर फील्ड से बिलोंग करने वाले पर्सन, उन्होंने भी इस रिवोल्यूशन में पार्टिसिपेशन किया, मतलब उन्होंने भी रिवोल्ट को सपोर्ट किया, और इसी के लिए उन्होंने एक अपने नए कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की डिमांड की और उसके लिए यूनियन ऑफ यूनियंस की फॉर्मेशन की। ठीक है। ड्यूरिंग द 1905 रिवोल्यूशन the Tsar allowed the creation of an elected consultative parliament of Duma। अब इस रिवोल्यूशन को देखते हुए, बढ़ती हुई इस भीड़ को देखते हुए, ठीक है, लोगों का गुस्सा जो है फट चुका था, एक लास्ट पीक पर पहुंच चुका था। ठीक है। जैसा कि अब हम देख सकते हैं अपने इंडिया के अंदर भी जलियांवाला बाग जो मैसेकर हुआ, उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट मिला। ठीक है। तो इसी तरह से क्योंकि वहाँ पर भी निहत्थे लोगों पर जनरल डायर ने फायरिंग का ऑर्डर करा दिया था, और निहत्थे लोगों की उसमें बच्चे भी थे, औरतें भी थी और आदमी भी थे। ठीक है। उन पर इस तरह से फायरिंग कराई गई जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत सारे लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा। ठीक है। अब उसी के बाद फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को एक प्लेटफॉर्म मिला था, मतलब एक प्रोग्रेस का आगे रीज़न मिला। ठीक है। इसी तरह रशिया के अंदर भी वर्कर्स ने ये ब्लडी संडे के बाद कहीं ना कहीं रिवोल्यूशन जो है लार्ज स्केल पर बढ़ने लगा, जिसकी वजह से रूलर जो था वो डर गया, और कहीं ना कहीं उसे लगा कि अब इस बढ़ती हुई भीड़ को रोकने के लिए मतलब मन से वो नहीं चाहता था कि वो एक न्यू पार्लियामेंट जो है फॉर्म्ड करे। ठीक है। लेकिन लोगों की भीड़ को और उनके गुस्से को रोकने के लिए जार को ये स्टेप उठाना पड़ा, और उसने एक कंसल्टेटिव पार्लियामेंट जो कि रशियन पार्लियामेंट थी, जिसको ड्यूमा कॉल किया जाता था। ड्यूमा क्या है? रशियन पार्लियामेंट। ठीक है। तो एक इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट ड्यूमा की फॉर्मेशन उसने जार ने कर दी। अ लार्ज नंबर और ट्रेड यूनियन एंड फैक्ट्री कमेटीज मेड अप ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स ऑल्सो एग्जिटेड फॉर शॉर्ट टाइम। जो ट्रेड यूनियन थी, फैक्ट्री कमेटीज, जो उन्होंने वर्कर्स की जो कमेटी बनाई हुई थी फैक्ट्रीज मेंबर्स ने, तो वो भी कुछ शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए एग्जिट रही। सीवियर रिस्ट्रिक्शन वर प्लेस्ड ऑन पॉलिटिकल एक्टिविटी। अब जो जार थे उन्होंने क्या किया कि जो भी अनदर पॉलिटिकल पार्टीज़ के थ्रू कोई अनदर एक्टिविटी होती, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, उस पर मतलब बाउंडेशन लगा दी कि कोई भी वो बिना राजा की सलाह के कोई भी जो है एक्टिविटी नहीं कर सकते। ठीक है। अब आता है रिएक्शन ऑफ द जार। अब जो हालांकि उसने प्रेशर में लगा लो यार लोगों की भीड़ को रोकने के लिए उसने ड्यूमा की फॉर्मेशन तो कर दी, लेकिन आगे इस ड्यूमा का हुआ क्या, मतलब जार ने क्या रिएक्ट किया इस ड्यूमा क्या थी? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है। द जार डिसमिस द फर्स्ट। जार ने क्या किया कि जो फर्स्ट ड्यूमा उसने इस्टेब्लिश की थी उसे 75 डेज में ही ख़त्म कर दिया, और दोबारा जो उसने री इलेक्ट की दूसरी ड्यूमा उसे 3 मंथ्स के अंदर ही ख़त्म कर दिया। ठीक है। सेकंड को 3 मंथ्स के और फर्स्ट को 75 डेज के अंदर। दैट जार डिडंट वांट एनी क्वेश्चनिंग ऑफ हिज सुप्रीम अथॉरिटी। क्यों नहीं, मतलब इतनी जल्दी जल्दी उसने ड्यूमा को क्यों चेंज कर दिया? क्योंकि उस टाइम पीरियड पर जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के मेंबर थे, इलेक्टेड लीडर थे, उन्होंने रूलर के साथ कुछ क्वेश्चनिंग की, उनके रूलर के जो भी रूल रेगुलेशन थे उनके ऊपर क्वेश्चनिंग की। ठीक है। तो उस क्वेश्चनिंग से बचने के लिए, मतलब राजा ये पसंद नहीं करता था कि वो एक सुप्रीम अथॉरिटी, एक सुप्रीम पावर है कंट्री के अंदर, और उसके अगेंस्ट
कोई जाए और उससे कोई क्वेश्चनिंग करे, ये सब राजा को पसंद नहीं था। इसीलिए उसने ड्यूमा को चेंज कर दिया। फर्स्ट ड्यूमा को 75 डेज में और सेकंड ड्यूमा को 3 मंथ्स के अंदर चेंज कर दिया। ही चेंज द वोटिंग लॉ, और उसने जो वोटिंग के लॉ थे, कानून, वो भी चेंज कर दिए। एंड पैक्ट द थर्ड ड्यूमा, और थर्ड ड्यूमा को उसने किसके साथ बनाया? अपने कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस के साथ मिलकर। ठीक है, अब कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस जो थे वो हमने पहले भी रीड किया कि वो मोनार्की गवर्नमेंट को सपोर्ट करते थे। वो नहीं चाहते थे कि मोनार्की गवर्नमेंट को एकदम से रातों रात ख़त्म कर दिया जाए। ये चेंज तो लाना चाहते थे, लेकिन बहुत धीरे धीरे और पास्ट को रिस्पेक्ट करते हुए। ठीक है, जैसा कि हम अर्लियर वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो जो जार थे, उन्होंने जो न्यू ड्यूमा बनाई, न्यू पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट बनाई, वो अपने कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस लीडर के साथ मिलकर बनाई, और कीपिंग आउट लिबरल्स एंड रिवोल्यूशनरी, और जो लिबरल और रिवोल्यूशनरी ग्रुप था उनके लीडर्स को उस ड्यूमा से बाहर कर दिया। ठीक है, तो ये सभी रीज़न रहे। ये रिएक्शन था जार का जो प्रेजेंट ड्यूमा पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट बनाई थी उस पर। नेक्स्ट वीडियो में हम रीड करेंगे द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड रशियन एम्पायर।